आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दिल नहीं मानता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक नई कहानी दिल नहीं मानता में। दोस्तों, आप सभी की डिमांड को देखते हुए हमने आने वाली अगली कहानी में युवराज श्रद्धा को लाने का सोचा है। तब तक आप दिल नहीं मानता का आनंद लीजिए, जो कि एक प्यारी सी पारिवारिक प्रेम कहानी है। आशा करते हैं आपको पसंद आए। चलिए तो चलते हैं कहानी की ओर। माँ प्लीज बस कीजिए, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। सुरेश त्रिवेदी जैसे एक ही बहस से तंग आ चुका था। मोहिनी जी ने घूर कर उसे देखा तो वो निगाह चुरा गया। ना तो बेटा जी, शायद सारी उम्र कुंवारे ही रहोगे। रामपाल त्रिवेदी बेटे की गंभीरता और पत्नी की उदासी को महसूस करते हुए अपना स्वर नर्म और धीमा ही रखते हुए बोले, शायद नहीं, बल्कि हाँ, और यही सच है। अब सुरेश भी धीमे स्वर में बोला, कोई नहीं भैया, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। बहुत कर लिया हमने इंतजार, अब आपको हाँ करना ही पड़ेगा। शैली, सुरेश की छोटी बहन ने भी यहाँ चुप रहना ठीक नहीं समझा, मगर मोहिनी ने तो जैसे चुप्पी साध ली थी। सुरेश ने खामोशी से अपनी माँ की तरफ देखा, फिर एक नज़र पापा पर डाली, जो नॉर्मल हालात में ठंडे दिमाग के साथ हर मामला हैंडल करने का भरपूर हुनर रखते थे। सो सुरेश ने उन्हें ही देखते हुए कहा, गुजरा वक्त वापस नहीं आता पापा। जब मैंने आपसे शादी की बात की थी तब आप में से कोई राजी नहीं था, सो मैं चुप हो गया। और अब आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं, तो अब मेरा दिल नहीं मानता। मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। वो सपाट लहजे में कहता एक नज़र सब पर डालता बाहर निकल गया। रामपाल त्रिवेदी ने एक लंबी सांस ली और मोहिनी जी की तरफ देखा, जो आंखों में आए आंसू अंदर ही धकेलने की कोशिश कर रही थी। मायूस मत हो श्रीमती जी, वो जिद्दी है, उसके साथ जो हुआ उसके लिए हमें कसूरवार समझता है। मैं समझाऊंगा उसे, वो मान जाएगा। हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। आखिर रामपाल त्रिवेदी ने ही उस सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश करते हुए उन्हें तसल्ली देनी चाहिए, मगर मोहिनी जी का दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। अचानक आंसू साफ करते हुए वो अपनी जगह से उठी। कोई इंतजार नहीं करेगा अब या तो वो बहू की डोली लेकर आएगा या मेरी अर्थी लेकर जाएगा, बता दीजिए उसे। वो कहते ही कमरे से बाहर निकल गई। शैली ने हैरत से पापा की तरफ देखा, वो धीरे से मुस्कुराए। यहाँ तो शेर पर सवा शेर वाली बात हो गई। बेटा अगर अपनी जिद पर कायम रहना चाहता है तो माँ अब अपनी जिद दिखाएगी। खैर बेटी, प्रार्थना करो इस घर की सुख शांति बनी रहे, वो चिंतित स्वर में बोले। करे सब ठीक हो, शैली ने दिल ही दिल में कहा। इन सब के अलावा इनके परिवार में रामपाल त्रिवेदी का बड़ा बेटा रवि और बड़ी बहू रश्मि भी थी। त्रिवेदी हाउस में पिछले एक साल से हल ना होने वाला टॉपिक जो का त्यों चलता आ रहा था, और ये टॉपिक हद से ज़्यादा स्मार्ट वेल एजुकेटेड बैंक मैनेजर पर मम्मी के लाडले सपूत सुरेश त्रिवेदी की शादी से संबंधित था, जिसके लिए सभी की अपनी कोशिशें बार बार असफल हो रही थी। घर के खूबसूरत लॉन में सुरेश दिन भर की थकान दूर करने के लिए शाम को टहल रहा था और अपने सबसे नापसंदीदा टॉपिक पर शादी के बारे में सोच रहा था। अपने दिमाग में वह शादी ना करने का अटल फैसला कर चुका था, मगर घर वालों को जब जबरदस्त दबाव उसे कभी कभी अपने आप में बेबस कर देता। मगर उसे खुद से क्या बरसों पुराना वादा निभाना था, और ये वादा सारी उम्र अपनी मोहब्बत पाने में असफलता के बाद किसी और से शादी ना करने का था, जिसे वो आखिरी सांस तक पूरा करना चाहता था। रामपाल त्रिवेदी उसे दूर से ही लॉन में टहलते हुए देख रहे थे। सुरेश इर्द गिर्द से लापरवाह अपनी ही सोचों में गुम था। वो बेहतरीन मौका था मोहिनी जी के पास सुरेश तक पहुंचाने का। इस ख्याल के आते ही वो लॉन की तरफ बढ़े। सुरेश उन्हें देखकर अपनी जगह रुक गया। आइए पापा। क्या सोच रहे थे प्रिंस? वह उसके पास पहुंचकर बोले। सोचना क्या है पापा, टेंशन ही टेंशन है। तंग आ गया हूँ मैं एक ही बात, एक ही रट सी। क्या इस घर में किसी और टॉपिक पर बात नहीं हो सकती? सुरेश कठोर स्वर में बोला। हाँ, हो सकती है बात, क्यों नहीं हो सकती। अगर तुम हमारी बात मान लो तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी, तुम्हारी भी हमारी भी। रामपाल जी काफ़ी गंभीरता से बोले तो सुरेश का मुंह बन गया। प्लीज़ पापा, मैं नहीं करना चाहता शादी वादी, आप समझते क्यों नहीं मेरी मजबूरी। नहीं कर सकता मैं अपनी मोहब्बत का बंटवारा। कैसी मोहब्बत सुरेश? वो मोहब्बत जो आज से 8 साल पहले किसी और की हो गई, जिसने तुम्हारी थोड़ी भी परवाह ना करते हुए अपने माता पिता की मानी। तुम्हारी वो मोहब्बत जो अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। पिछले 1 साल से सुरेश की टाल मटोल अब सबके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वो किसी भी तरह मानने को तैयार ही नहीं था, और घर वाले भी अब उसके मानने को तैयार नहीं थे। मोहब्बत, बंटवारा, शादी ना करने की जिद, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। रामपाल जी ने चाहते हुए भी कठोर स्वर में बोले।
सुरेश ने कठोरता से होंठ भींचे। वो एकदम खामोशी फैल गई। यार सुरेश, खुद को एक हद के अंदर कैद रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जिंदगी भर का रोग पालना बहुत तकलीफदेह होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें भी दुख है, मगर समय कभी कभी अपनी जगह नहीं रुकता, चलता रहता है। अब तुम 30 साल की हो चुके हो, तुम्हारी उम्र के सभी दोस्त, यहाँ तक कि वो लड़की भी अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी है। कुछ सोचो। उन्होंने फिर नर्म स्वर अपनाते हुए उसे समझाना चाहा, मगर वो भी अपने नाम का एक ही था। क्या सोचूं पापा, मेरा दिल नहीं मानता। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, वो हंसी रोकते हुए बोले। बस अब तुम्हारी माँ ही तुमसे बात करेगी, कहकर वो जाने लगे। और हाँ, फिर जैसे कुछ याद आने पर मुड़े। तुम्हारी मम्मी का फरमान है कि अब या तो तुम डोली लेके आओगे या फिर माँ की अर्थी लेकर जाओगे। ये कहते ही वो चले गए और सुरेश को सोच में डुबो गए। दिन गुजरते रहे। सुरेश अपने जिद पर अड़ा रहना चाहता था, सो मोहिनी जी के सामने जाने से कतराने लगा। वो भी समय के साथ चुप्पी साधे बैठी थी कि अब एक ही बार बोलेंगी। उनकी नजरें अच्छी लड़की की तलाश में रहती। 2-3 शक्ल सूरत से पसंद भी आई, मगर तौर तरीकों को देखते हुए वो बात ना बनी। और अगर कोई पसंद भी आ जाती तो बड़ी बहू रश्मि वहाँ बात बनने नहीं देती थी, क्योंकि उस पर रश्मि का अपना मतलब शामिल था। कमाऊं स्मार्ट और शानदार देवर के लिए मैडम रश्मि अपनी लाडली बहन लिली को दुल्हन बनाने के सपने सजाए बैठी थी, जो शक्ल में तो उससे काफ़ी खूबसूरत थी, मगर आदतों और मिजाज में दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने का एक से बढ़कर एक कमाल जानती थी। शातिर दिमाग के साथ 10 गज लंबी जबान, शेर पर सवा शेर की मिसाल थी। और मोहिनी जी घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए उसकी हरकतों को बर्दाश्त करके टाल जाती थी। इन दिनों रश्मि मायके गई हुई थी। मोहिनी जी के पास गोल्डन मौका था कि कोई अच्छी खूबसूरत सुलझी हुई लड़की देखकर रिश्ते की बात चला दे, और इसी सिलसिले में शैली उनकी मददगार बन गई थी। मम्मी, मेरी नज़र में एक लड़की है। शाम को वो मोहिनी जी की गोद में सर रखे बोली। अच्छा, कौन है वो? बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक, खूबसूरत, खूबसीरत और सुलझी हुई, एकदम भैया के साथ परफेक्ट लगेगी। और शायद आप उससे मिल भी चुकी हैं। मिलने के बाद भी वो हीरे मेरे जैसे आंखों से उछल रहा। बताओ तो कौन है? मोहिनी जी ने उत्सुकता से पूछा। मम्मी, मेरी दोस्त तनु है ना, उसकी बड़ी बहन की बात कर रही हूँ। तनु की बहन भारती? शैली ने एकदम अदा से नाम लिया। भारती? नाम याद आते ही मोहिनी जी की आंखों के सामने मोहिनी की सूरत आ गई। जी मम्मी, हर दिल पर राज करने वाले राइटर भारती सचदेव। सच में मम्मी, भैया के साथ बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी। शैली खुशी खुशी बताने लगी। मम्मी खुशी से सोचने लगी। है वाकई वो बहुत प्यारी और काबिल। मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से, और फिर रश्मि के आने से पहले ही रिश्ते की बात चलाते हैं। एक बार वो शैली के साथ तनु के घर गई थी, तब उससे मिली थी। इससे पहले वो उसके नॉवल पढ़ चुकी थी, जो उन्हें बहुत पसंद आते थे। अपने मनपसंद राइटर को बहू बनाने के ख्याल से उन्हें खुशी के साथ साथ गर्व भी महसूस हो रहा था। रात में ही उन्होंने रामपाल जी से बात की तो वो बोले, श्रीमती जी, पहले सुरेश को तो राजी कर लें, फिर देख लेंगे लड़की। अब सुरेश को राजी होना पड़ेगा। एक माँ की ममता उसे राजी करेगी। बस मैं चाहती हूँ कि 1-2 दिन में हम बात आगे बढ़ाएं। चलो फिर, जैसे तुम सबकी मर्जी। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। 2 दिन गुजर गए। घर के माहौल में ठहराव सा आ गया था। सुरेश पर सुकून था। खुशी भी थी कि पिछले 2 दिनों में से किसी ने दोबारा उससे बात नहीं की। रामपाल जी भी आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब या तो मामला हल हो जाना था या फिर बड़ा तूफान आना था। मोहिनी जी ने अपने बड़े बेटे रवि को सारी बात बताते हुए अपनी पत्नी रश्मि को कुछ भी बताने से मना किया। और रवि तो था ही सदा से शांति पसंद, फसाद और लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहने वाले, मगर किस्मत कि उसके बिल्कुल उल्टे हमसफर का साथ नसीब हुआ। आज शाम को उन्होंने भारती के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। जाने से पहले रवि मिठाई और फल ले आया था और गाड़ी में रख दिए थे। तभी सुरेश घर में दाखिल हुआ। ये सब किस लिए? उसने तुरंत ही हैरानी से रवि से पूछा। किसी के घर अगर अपने ही मकसद के लिए खाली हाथ जाया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। रवि ने भी तुरंत ही जवाब दिया। क्या मतलब? कैसा मकसद? अभी मकसद ना पूछो बेटा जी, जाओ आराम करो, वापस आकर बताएंगे, रामपाल जी बोले। उसी वक्त मोहिनी जी और शैली आ गई। रवि भैया जल्दी कीजिए, देर हो रही है। शैली आते ही बोली, मम्मी कहाँ जा रहे हैं आप सब? कुछ भी पता ना चलने पर सुरेश परेशान हो गया। मम्मी कुछ नहीं बोली और सरसरी से निगाह से उसे देखते हुए गाड़ी में जा बैठी। और रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और अब वो चल गए। पापा आप ही कुछ बताइए। रामपाल जी जो गेट की तरफ जा रहे थे, सुरेश ने उन्हें पुकारा। बेटा अभी तो मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, वापस आकर बताता हूँ। वो जल्दी में बाहर निकल गए।
सुरेश उलझी हुई सोचों के साथ अंदर आ गया। उसके दिल का आंगन उदास था बहुत। मोहब्बत को पाने में असफलता के बाद उसका दिल यूं ही उमंगों से खाली, अंधेरों में घिरकर किसी भी ख्वाहिश से उचाट रहता था। कभी थक कर भगवान से शिकवा कर बैठता, क्यों है भगवान, मेरे साथ ही क्यों? क्यों मुझे उम्र भर का रोग लगाया? क्यों मेरी मोहब्बत मुझे नहीं मिली? थकन से चूर वो बेड पर लेटकर आंखें मूंद गया। उसके दिलो दिमाग से उसकी मोहब्बत जाने का नाम नहीं लेती थी और सुरेश अपने इसी के दर्द के साथ अपना दर्द साझा करते हुए दुखों से घिरा रहता था। उधर मौजूद सभी लोगों के चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। अभी भारती के घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन सोचने के लिए वक्त मांगा था। शैली और तनु की दोस्ती की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए अपनी जगह निश्चिंत थे। भारती सबका अभिवादन करने के बाद उनके सामने चाय वगैरह रखकर अपने कमरे में चली गई। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। वैसे भी अब आना जाना लगा रहेगा, बस आप हमें नाउम्मीद मत कीजिएगा। मोहिनी जी ने इजाज़त लेते हुए उनसे कहा तो भारती जी की मम्मी रेखा जी मुस्कुरा दी। भैया, आप अभी भाभी से कुछ नहीं कहना, जो हुक्म मेरी बहना। रवि ने तनु को मुस्कुरा कर तसल्ली दी और सब गाड़ी में बैठ गए। रवि बेटा, 1-2 दिन में रश्मि को भी ले आना। बात छुपाने पर वो नाराज़ होगी, मगर अब मेरे ख्याल में मामला उसकी पहुंच से दूर है। आज भी सब उसको पूछ रहे थे, अगली बार साथ ले चलेंगे। मोहिनी जी रश्मि का ख्याल आने पर बोली। ठीक है मम्मी। रवि हाँ में सर हिलाया। वो घर पहुंचते तो सुरेश टीवी देखने में मगन था, तो रामपाल जी शाम का अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें अंदर आता देखकर अखबार रख एक नज़र सुरेश पर डाली, जो टीवी ऑफ करके उनकी तरफ देख रहा था। आप में से अब कोई मुझे सच बताएगा? वो नाराज होता सा बोला। यार सब्र तो करो, रवि ने उसे टोका। मम्मी के दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी, जिसे सुरेश महसूस न कर सका, जबकि रामपाल जी बरसों की संगत की वजह से पल भर में जान गए कि बात हो गई है। ठीक है, मत बताइए। वैसे भी इस घर में कभी किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो अभी मुझे जान लेना चाहिए कि मेरी बात की किसी के नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। सबकी खामोशी पर वो चिढ़ कर बोला। सुरेश, फालतू की बातें मत करो। पापा ने उसे कठोरता से घूरा। मोहिनी जी ने भी शिकायती नज़रों से बेटे को देखा और सुरेश उठकर बाहर चला गया। मम्मी, बता देते हैं ना भैया को। हाँ, करूँगी मैं उससे अकेले में बात। शैली के बात पर वो कुछ सोचते हुए बोली। मौसम बड़ा सुहाना था, बारिश के आसार थे। घर के सभी लोग लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। शैली ने गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े भी बना लिए थे। अच्छा मम्मी, मैं रश्मि को लेने जा रहा हूँ। रवि ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कहा, चला गया। शादी के बाद ये एक्स्ट्रा ड्यूटी है, कभी पत्नी को मायके छोड़ने जाओ और कभी लेने, इसीलिए एक बार फिर मेरी शादी से तौबा। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा और गर्मा गर्म पकौड़े मुंह में डाला। तौबा तो अब तुम्हारे फरिश्तों की भी कबूल नहीं होगी बेटा, रामपाल जी एकदम बोले। क्या मतलब? वो चौंका। समय आने दो, सब मतलब साफ हो जाएगा। वो मुस्कुराए और सुरेश फिर बिना कुछ बोले उठकर चला गया। शैली, तुम मुझे जरा तनु के घर का नंबर मिला दो। अगर वो लोग कोई पॉजिटिव जवाब दें तो हम कल ही उनके घर जाएंगे। मोहिनी जी ने शैली से कहा तो वह हाँ में सर हिलाती चली गई। जवाब हाँ में हुआ तो हम उनसे शादी के लिए भी जल्दी का कहेंगे, वो रामपाल जी से कह रही थी। और सुरेश को क्या कहेंगी श्रीमती जी? रात में बात करूंगी सुरेश से, कहते हुए वो शैली के इशारे पर फोन की तरफ बढ़ी। 2-4 इधर उधर की बातें करने के बाद असली मकसद की तरफ आ गई। जवाब मांगना चाहा तो रेखा जी ने घर आने की दावत दे दी, जो मोहिनी जी ने खुशी खुशी कबूल कर ली। शाम हो रही थी। मोहिनी जी किचन में आई, जहां शैली खाने की तैयारी में बिजी थी और अगले 15-20 मिनट में रश्मि रवि के साथ उनके सामने थी। कैसी है मम्मी? अभिवादन के बाद उसने खुश होकर पूछा। तुम्हारे सामने हूँ। तुम सुनाओ, घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है मम्मी जी। लिली के 2-3 रिश्ते आए हुए थे। वो एक पल के देरी किए बिना ही लिली को बीच में ले आई, क्योंकि इस बार उसकी माँ ने भी रश्मि के सास के काम में ये बात डालने पर खास जोर दिया था। अच्छा, तो फिर क्या रहा? मोहिनी जी बहू की चालाकी से अच्छी तरह वाकिफ थी, फिर भी पूछ बैठी। एक भी मेरी काबिल बहन के मतलब का नहीं था। लिली जितनी खूबसूरत है उसके लिए प्रिंस ही होना चाहिए। रश्मि कुछ घमंड से बोली तो मोहिनी जी चुप हो गई। रात के खाने के बाद मोहिनी जी ने सुरेश को अपने कमरे में बुलाया और वो उनके सामने बैठ गया। सुरेश, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ मम्मी, ये ज़रूरी बात मेरी शादी से संबंधित ना हो तो बेहतर होगा। वो शायद समझ गया था। तो ठीक है, फिर मेरे मरने की बात करते हैं। आज तो उनका स्वर ही बदला हुआ था कि सुरेश हैरान रह गया। प्लीज़ मम्मी, क्या हो गया है आपको? पागल नहीं हूँ मैं। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहना चाहती हो तो फिर क्यों ना मैं ही मर जाऊं? उनकी आंखें भर आई। मम्मी, वो इस समय बेबस सा हो गया।
मेरी बात तो कोई तुम्हें शादी के लिए नहीं कहेगा, फिर शौक से जो मर्जी आए करना, वो कठोरता से बोली। खुद तो वो शादी करके आबाद है, लेकिन तुम्हें रोग लगा गई। 8 साल बहुत होती हैं, खत्म करो बचपना। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे रिश्ते की बात की है हमने एक जगह, अपना अधिकार समझते हुए। अब चाहो तो माँ की ममता का मान रखो या लोगों में रुस्वा कर दो। आखिर में वो भावुक हो उठी। ठीक है मम्मी, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? बस सुरेश, बहुत कर लिया हमने इंतज़ार। तुम्हें अभी और इसी वक्त जवाब देना होगा, वरना मैं समझूंगी कि नाकाम मोहब्बत के कच्चे बेबुनियाद पछतावे के आगे एक माँ की ममता बेटे के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वो हद से ज़्यादा भावुक हो गई। सुरेश ने उन्हें देखा, दिलो दिमाग में घनके बजने लगे। सोचो कि इर्द गिर्द तंग होने लगा। नाकाम मोहब्बत से जुड़ी तल्ख यादें या फिर माँ की ममता। अगर वो माँ का लाडला था तो माँ में भी उनकी जान थी। अब उसको सारे रास्ते बंद होते नजर आए थे और फिर उसने माँ की मोहब्बत के लिए पल भर में खुद से किया बरसों पुराना वादा तोड़ दिया। एक माँ की ममता के आगे आखिर एक जिद्दी बेटे ने अपनी जिद को पीछे मारा। मम्मी, माँ की ममता बेटे की नज़रों में कभी छोटी नहीं होती। आज मैं अपनी जिद के आगे हार गया हूँ। अब आप वही करें जो आप चाहती हैं, मैं इनकार नहीं करूँगा। कहते ही वह उठा और कमरे से निकल गया। मोहिनी जी के चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए। अगली सुबह खुशियों को दामन में समेटे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट सजा गई। मम्मी ने अपना कहा सच कर दिखाया। सब बेहद खुश थे, लेकिन जैसे ही ये खबर रश्मि को हुई, उसके तो जैसे तन मन में आग लग गई। मेरी गैर मौजूदगी में इतना सब हो गया, मुझे किसी ने कानों कान खबर तक न होनी थी। इस वक्त रवि पत्नी के गुस्से के निशाने पर था। अब हम ऐलान करने से तो रहे रश्मि, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही थी सुरेश की, और अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात की है, शादी थोड़ी ना हुई है। रवि आराम से बोला। खूब समझती हूँ मैं, जानबूझकर मुझसे ये खबर छुपाई गई। अरे मैं कोई सुरेश की शादी के खिलाफ थी? भाभी हूँ उसकी, भाई जैसा समझती हूँ उसे, उसकी खुशी ही चाहूंगी ना। वो के वो जबान से ये बात कर रही थी, जबकि ये सुनकर उसके अंदर गुस्से व नफरत का अलाव उठा हुआ था। वो अपनी बहन लिली को सुरेश की दुल्हन बनाने के ख्वाब सजाए बैठी थी, और उसकी सासू माँ यहाँ उसे रद्द करने के साथ अपने दिल की कर गई थी, और ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। मगर गुस्से का भी कोई फायदा नहीं था। ये बात उसका शातिर दिमाग खूब जानता था। सबकी रजामंदी और खुशी देखते हुए उसने अपने दिल की ख्वाहिश दबा ली। शादी रुकवा तो नहीं सकती थी, लेकिन शादी की बर्बादी करवाना अच्छी तरह जानती थी। पल भर में बैठे बैठे उसने दिमाग चलाया और सीधी जा पहुंची मोहिनी के पास। बहू, आज शाम को जाएंगे उन लोगों के घर, तैयार रहना। जी अच्छा। और फिर किसी सोच के बाद बोली, वैसे मम्मी, ये सुरेश इतनी जल्दी राजी कैसे हो गया? कहाँ तो वह अपनी मोहब्बत काजल की यादों में डूबा रहता था, और कहाँ अब ना करते शादी के लिए तैयार हो गया। मोहिनी जी ने एक भरपूर नज़र बहू पर डाली। इन सब बातों को छोड़ो तुम, हमारे लिए यही काफ़ी है कि सुरेश शादी के लिए मान गया है। और सुरेश का नसीब तो देखो कि भारती जैसी काबिल सुघड़ लड़की मिल रही है। मम्मी भी अपनी बहू से खूब वाकिफ थी। उन्होंने भी भारती की खूबियाँ गिनवाते हुए लिली के ले जैसे तंज मारा। वो तो मिलकर ही पता चले मैडम से। रश्मि भी कहाँ कम थी, कहकर मुस्कुरा दी। अच्छा जाओ, रवि से कह दो मिठाई और दूसरे सामान ले आए, शाम को जाना है। उन्होंने बात बदलते हुए आदेश दिया। रश्मि मुंह बनाती हुई उठ खड़ी हुई। मुझसे चालाकी इस घर को बहुत महंगी पड़ेगी मम्मी। दिल ही दिल में अपने खतरनाक इरादों को मजबूत करती हुई वो रवि से कहने चल दी। मम्मी के सामने शादी के लिए हाँ करने के बाद वो सारी रात बेचैनी में रहा। आने वाले दिनों को लेकर उसे ना तो कोई खुशी हुई थी, ना ही अपने जज्बात बदले महसूस हुए। सोच जहाँ थी वहीं अटकी हुई थी। दिल था कि हर लम्हा तड़पता रहता कि क्या वो अपनी मोहब्बत को भूल पाएगा, क्या भारती उसकी ज़िंदगी में बदलाव ला पाएगी, क्या वो आज भी काजल को दिल में बसाए रखने के बावजूद भारती को उसका अधिकार दे पाएगा। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। बेचैन सा कमरे में चकराता फिरता था। काजल और भारती, इन दो नामों में खुद को धंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या सोच रहे हो सुरेश बेटा? रामपाल जी उसके पास आए। सोचना क्या है पापा, मम्मी ने मुझे मजबूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उदास होकर बोला। याद करो राजा बेटा, क्या कहा था मैंने तुमसे कि तौबा तो तुम्हारे फरिश्ते की भी कबूल नहीं होगी। कहो अब तो मतलब साफ करने की जरूरत नहीं। उनका अपने तीनों बच्चों से हमेशा यही दोस्ताना व्यवहार था। उनका फर्क मिटाते हुए उससे मजाक करने लगी। पापा, उसने उलझन सी में पापा को पुकारा। दिमाग कहीं और ही अटका हुआ था उसका। जी पापा की जान, मम्मी का मान, वो कहते हुए चहके। सिर्फ मम्मी की खातिर मैंने हाँ तो कह दी है, मगर कल को अगर मैं उस लड़की को उसका अधिकार नहीं दे सका तो आप में से कोई मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि इस शादी में मेरी कोई खुशियाँ इमोशंस शामिल नहीं हैं। वो बोला तो रामपाल जी बस मुस्कुरा कर रह गए। शाम को त्रिवेदी हाउस के लिए सभी लोग सिवाय सुरेश के, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि वो शादी से पहले लड़की को देखना या मिलना नहीं चाहता।
सचदेव साहब के घर खुशी खुशी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। बस कोई खुश नहीं था तो वो थी रश्मि, जो किसी भी तरह दिल में सुलगती आग को बाहर निकालना चाहती थी। वो भारती से मिलने की कोशिश करती उसके कमरे में चली गई और उससे खुशी के साथ मिली। कुछ इधर उधर घर की बातें की, कुछ उसके कलम से के जादू को लेकर झूठ सच कहा, फिर बेहद चालाकी से बात बदली। सुरेश को तो ऐसी झूठी और अफसानवी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए शादी भी नहीं करना चाहता था। ये तो मम्मी जी ने अपनी कसम दी उसे, तब कहीं जाकर उसने मजबूरन हामी भरी। क्या मतलब? इससे अफसानवी बातें ना करने का क्या संबंध बनता है? भारती ने हैरान होकर पूछा। बातों से संबंध है भारती, रश्मि ने राजदार अंदाज अपनाते हुए बात में रंग पैदा करते हुए कहा। देवर जी को चढ़ती जवानी में इश्क हुआ था, वो भी असफल। जब से रोक लगाए शादी से इनकार किए थे। भारती ने उसे गौर से देखा। मगर मुझे यकीन है तुम उसकी जिंदगी बदल दोगी। साथ ही दोगला रूप अपनाते हुए भारती को उलझाने की कोशिश की। आखिर तुम शब्दों का हेर फेर जानती हो, राइटर हो, आराम से उसे अपना दीवाना बना लोगी। प्यार की झूठी सच्ची बातें वैसे भी मर्द को औरत के नज़दीक कर देती हैं। तुम भी सुरेश पर शब्दों का जादू चलाना, वो खुद ब खुद पहली नाकाम मोहब्बत के खेल से बाहर निकलता चला जाएगा। रश्मि मज़े लेती उसे सलाह दे गई, जबकि भारती को उसका अंदाज एक आंख न भाया था। हालांकि उसकी बातों से भारती का जहन ज़रूर अजीब सी कशमकश का शिकार हो गया था। और हाँ, सुरेश जरा गुस्से का तेज़ है, उससे कभी उसकी पहली नाकाम मोहब्बत का जिक्र मत करना। चलती हूँ। वो पहली चाल चलकर भारती को सोचों में उलझा गई। पहली मोहब्बत? भारती धीरे से बुदबुदाई। तो क्या मैं उनकी ज़िंदगी में दूसरी लड़की की हैसियत से शामिल होंगी, जिसकी शायद ही कोई अहमियत होती है? लेकिन हो सकता है रश्मि भाभी ने झूठ कहा हो। साथ ही साथ उसने तस्वीर का दूसरा सिरा भी देखा। वो तो थी ही हर बात को बारीकी से परखने वाली, हद से ज़्यादा सेंसिटिव। मगर रश्मि के पहले ही वार से उसके अंदर हलचल मच गई थी। तभी तनु कमरे में आई। दी, वो लोग चले गए हैं, वो उसके करीब बैठते हुए बोली। और हाँ, मंगनी वगैरह नहीं होगी। क्या मतलब? भारती उसकी तरफ मुड़ी। वो लोग डायरेक्ट शादी का कह रहे थे। तो काफ़ी सलाह मशवरे के बाद ये तय हुआ है कि आज से ठीक 1 महीने बाद आप भारती सचदेव से भारती त्रिवेदी बन जाएंगी। तनु ड्रामाई अंदाज में बोली। इतनी जल्दी क्यों? अभी तक उसका जहन रश्मि की बातों में उलझा हुआ था। ऊपर से ये हैरान कर देने वाली बात सुनने को मिल गई। बस उन लोगों की ख्वाहिश है, और है भी तो इतनी प्यारी ख्वाहिश। वो लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते। मम्मी पापा भी राज़ी हो गए, जैसा मम्मी पापा बेहतर समझें। उस वक्त वो रश्मि की बातों को जहन में लाए बगैर इतना ही कह सकी कि माँ बाप औलाद की बेहतरी का फैसला करते हैं। आगे जो कुछ होना होगा वो सब देख लिया जाएगा। मम्मी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगा। इतनी जल्दी से क्या मतलब है तुम्हारा? 30 साल के हो चुके हो और अब हम बात पक्की कर चुके हैं। मोहिनी जी का सुर कठोर था। मैं अभी दिमागी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं हो तो हो जाओ। कहते ही वो वहाँ से हट गई। सुरेश ने गुस्से में सर झटका। 1 महीने बाद उसकी ज़िंदगी नए सिरे से एक अजनबी लड़की के साथ जुड़ने वाली थी, जिसका उसे इंतज़ार का कोई ना ख्याल था ना कोई एहसास। शैली आते जाते उसे छेड़ती। भैया, भाभी की तस्वीर देखना चाह रहे होंगे, दिखाऊं? वो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता। मुझे कोई शौक नहीं है। ऐसे में रश्मि उसके हर एक्सप्रेशन को नोट करती। उसने तय कर लिया था कि लिली घर की बहू ना बन सकी तो भारती को भी कभी सुकून से नहीं रहने देगी। यही सोचते हुए वो सुरेश के पास आई। मुबारक हो सुरेश, उसने जले दिल पर नमक छिड़का। मुबारक कैसी, जब दिल ही खुश ना हो, वो मायूस सा बोला। और बस रश्मि के लिए यही समय था अपना पहला दांव खेलने का। तुम पे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं? इनकार कर दो। मम्मी से इकरार के बाद इनकार का क्या सवाल? वो जैसे बेबसी की हद पर था और रश्मि मक्कारी से मुस्कुराई। मैं मिली थी तुम्हारी होने वाली पत्नी से, भारती सचदेव से। वो चुप रहा। राइटर है? अच्छा हाँ, बड़े बड़े नावल लिखती हैं, मगर मैंने सुना है कि जो लड़कियां लिखती हैं कुछ अजीब सी होती हैं। न घर के कामों में दिलचस्पी, न लोगों से मिलने में खुशी होती है। हर वक्त अफसानवी दुनिया में खोई रहती हैं। प्यार मोहब्बत की बातें करके अपनी जगह आसानी से बना लेती हैं। अब भारती को ही देख लो। मम्मी उसको पसंद करती थी और शैली उसकी बहन की दोस्त। भारती ने अपने शब्दों का जैसे जाल मम्मी के इर्द गिर्द बुना कि उन्होंने तुम्हें राजी कर लिया। कसम से मुझे तो ऐसी लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो अपना मतलब हासिल करने के लिए जाल बुनती हैं। सुरेश उसकी बातें ध्यान से सुनता हुआ उसके बुने जाल में फंसता जा रहा था। मगर तुम्हारे लिए एक वजह से अच्छा रहेगा। वो कैसे? सुरेश ने एकदम से सवाल किया। कम बोलती है, तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में कोई सवाल नहीं करेगी। तुम काजल को याद करते रहना, वो कहानियां लिखती रहेगी। रश्मि ने एक और तीर फेंका और काजल का नाम सुनते ही वो भावुक हो उठा।
वो कम बोले या खुद में मगन रहे, मुझे परवाह नहीं। मैं उसे अपने पास के बारे में सब बता दूंगा कि मेरी मोहब्बत कल भी काजल थी और आज भी है। वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी की ख्वाहिश पर इस घर में आई है। मेरे दिल में भारती सचदेव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन सुरेश, भारती तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आएगी, फिर तो तुम्हें अपने दिल में उसके लिए जगह बनानी होगी। रश्मि ने मक्कारपना अपनाया। वो जानती थी सुरेश जैसे जज्बाती बंदे को कोई भी किसी भी रास्ते पर डाल सकता है, जिसका वो भरपूर फायदा उठा रही थी। बेशक वो मेरी पत्नी बनकर आएगी, मगर मेरा उससे कोई जज्बाती या दिली लगाव नहीं होगा। वो मम्मी की और इस घर की बहू होगी। कहता हुआ वो उठ गया। फिर शादी तक का समय बड़ी तेज रफ्तार से तय हुआ। हल्दी मेहंदी से लेकर बारात तक का सफर बड़ी जल्दी गुजर गया। विदाई के बाद उसे त्रिवेदी हाउस लाया गया। रिवाज के मुताबिक रस्में हुई और फिर सुरेश घर वालों के जोर देने पर कमरे में पहुंच गया। हे भगवान, मेरी सारी उलझनों को खत्म कर दे। रश्मि भाभी ने जो कुछ कहा, चाहे वो सच क्यों ना हो, लेकिन सुरेश को मेरी खातिर बदल दे। मेरी फीलिंग्स को बेमोल मत करना। दिल की शिद्दतों से जूझती घबराती वो सिमट कर बैठी कि कदमों की चाप उसे सुनाई दी। सुरेश ने सम्मान से अभिवादन किया, जिससे उसने सर हिलाकर कबूल किया। अगले कई लम्हे खामोशी रही। फिर सुरेश ने एक छोटा सा गोल्डन बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा गिफ्ट, जिसे लेने के बजाय भारती ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। तब सुरेश ने ना चाहते हुए भी उसे रिंग पहनाई। भारती के चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट बिखरी तो सुरेश की निगाहों ने अचानक उसे मुस्कुराते चेहरे को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल उसकी पहली मोहब्बत काजल जैसी। काजल का ख्याल ही उसे होश से बेगाना कर गया। उसे भारती के रूप में काजल ही नजर आ रही थी। उसने प्यार से भारती का हाथ थामा, जो ये हरगिज नहीं जानती थी कि सुरेश इस वक्त उस पर नहीं बल्कि काजल पर अपने जज्बात लुटा रहा है। अगली सुबह उसके लिए रोशन थी। वो हद से ज्यादा सुकून भरी और निश्चिंत थी। सुरेश के प्यार भरे व्यवहार ने उसे ये खुशी, ये करार बख्शा था। उसके दिल की सारी उलझनें किसी हवा के झोंके की तरह उड़ चुकी थी। चेहरे की रंगत और उभर कर आ रही थी और रश्मि उसके खिले दमकते चेहरे को देखकर अंदर तक सुलग गई। जबकि सुरेश अपनी रात वाली स्थिति पर खुद को शर्मिंदा महसूस करता किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। भारती उस पर एक मुस्कुराती नजर डालकर वहां से हट गई। एक ही रात में उसके दिमाग की सारी उटपटांग बातें जो रश्मि ने उसके दिमाग में डाली थी वो मिट चुकी थी। मगर शादी के 2 माह बाद भारती ने ये जान लिया कि सुरेश उसका होते हुए भी उसका नहीं है। वो कहता कुछ नहीं था, बल्कि उसकी सोचें, उसका दिल सिर्फ एक ही नाम, एक ही वजूद पर पिछले 8 सालों से ठहराव किए हुए थे। कभी कभी उसका दिल उदास हो जाता, लेकिन वो मायूस नहीं होती थी। उसने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था। वो अपनी सास माँ मोहिनी जी की ख्वाहिशों, खुशी और अपने दिल के सुकून के लिए अपने कलम का भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। हर महीने उसका एक नॉवल ज़रूर छपता। वो खुशी खुशी सुरेश को बताती और वो मुबारक हो कहकर खामोश हो जाता। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। शादी को 4 माह हो गए थे, लेकिन सुरेश के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लगता था। सुरेश अपनी मोहब्बत को नहीं भूला था और भारती झिझक के साथ उसका व्यवहार सहन करती रहती थी। वो चाय बना रही थी और रश्मि उसके दिल में आग लगाने का काम कर रही थी। मुझे विश्वास है कि वो भूल जाएंगे, वो ठोस स्वर में बोली। कब भारती? या शायद अभी तुमने कोशिश ही नहीं की। मैंने कहा ना कि मर्द औरत की अटेंशन और अपनेपन से उसकी तरफ झुकता है। सुरेश देर से आए तो उससे वजह पूछा करो, अपनी पसंद का लिबास उसे पहनाओ, तभी वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। रश्मि ने हमदर्द बनकर उसे सलाह दी, जानते हुए भी कि सुरेश ना तो खुद पर कोई भी जबरदस्ती पसंद करता है, ना फालतू की इंक्वायरी। चाय लेंगी भाभी? दिल ही दिल में इन बातों की सोच के साथ साथ भारती ने बात बदली। नहीं, तुम पियो। गर्दन हिलाती रश्मि वहां से चल दी। शायद इसी तरह सुरेश को मेरा ख्याल आए, ऐसा ही करना पड़ेगा, वो सोचने लगी। अब तक उसे वो चुपचाप व्यवहार से एक अनजानी सी उलझन झिझक का शिकार थी। इसीलिए कभी उसके आने जाने का पूछा नहीं, ना काम के बिना ना कभी उससे बात की। दोनों में हमेशा काम से ही बात होती थी और शायद यही बात दोनों में फासले पैदा कर रही थी। उसे भारती से प्यार भले ना सही, लेकिन वो जब भी उसके सामने जाता कम से कम अपनी पुरानी स्थिति में ही सही तो भारती से कुछ न कुछ बात करना चाहता। मगर भारती अपनी झिझक में रहती, जिससे सुरेश को ऐसा लगता कि ये अपने ही ख्याल में कैद रहने वाली किसी और ही दुनिया की प्राणी है और सही सोचते हुए उससे दूरी बना लेता और कभी भी काम के बिना बात नहीं करता। दोनों की अपनी अपनी सोच थी और शायद दूरी की वजह भी यही थी। रश्मि इसी बात से बहुत खुश थी। दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जगह अनदेखी आग में जल रहे थे और रश्मि को अपने अंदर भड़कती आग पर जैसे पानी के छींटे पड़ते महसूस होते। सुरेश अचानक से बदले मौसम का शिकार हो गया। उसके बदन दर्द से टूट रहा था। सारी रात करवट बदलते तकलीफों में गुजरी। भारती सारी रात उसके साथ परेशान रही, लेकिन सुरेश अनजान रहा। सुबह वो ऑफिस जाने के लिए उठा तो भारती उसे खुद से रोकना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सीधी मोहिनी जी के पास गई और उन्हें सुरेश को ऑफिस जाने से रोकने के लिए कहा। मैडम की कहानियों में तो पति पत्नी को खूब जानती समझती हैं, उसका ख्याल रखती हैं,
बीमारी से काम में रोकती है, मगर असल में खुद रोकने से तकलीफ ही होगी इसको। वो बस अंदर ही अंदर सोचकर भारती की इस हरकत पर कुड़ सा गया, जबकि भारती के ख्याल रखने से पहले वो सेहतमंद हो गया था। आज बहुत देर से आए हैं आप। रश्मि की बात पर अमल करते हुए भारती ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। सुरेश ने ग्लास लेते हुए उसकी तरफ देखा। इत्तेफाक से वहां से गुजरती रश्मि के कदम वहीं जम गए। दूसरी तरफ वो सवाल जिससे सुरेश हमेशा चिढ़ता था, आज उसे कुछ अजीब मगर बहुत अच्छा महसूस हुआ, मगर जाने क्यों जाहिर न कर सका। हाँ, कल की छुट्टी की वजह से आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? कहीं जाना था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो नहीं ने सर हिलाते उसके सामने से हट गई। दिल तो बहुत चाहा कि उससे कहे मम्मी के घर ले जाए, मगर सुरेश इनकार न कर दे, इसी ख्याल से खामोश हो गई। कभी कभी सुरेश के ठंडे व्यवहार से उसका दिल दिमाग उलझनों में लगता तो वो तंग आ जाती। ऐसे में इस उलझन से बचने का एक ही तरीका उसका कलम होता, जिसे वो मौका मिलने पर ही इस्तेमाल करती। सुरेश सुबह ऑफिस के लिए निकलता तो वो सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर घंटा 1.5 घंटा मम्मी के पास बैठती, उनसे बातें करती, फिर उठकर कमरे में चली जाती या फिर एक कोने में बैठकर लिखने लगती। मम्मी भी उसके लिखने पर खुश थी। आज संडे था, सुरेश घर पर ही था और भारती अपना काम खत्म करके कमरे में बैठी लिखने में बिजी थी। तभी सुरेश कमरे में दाखिल हुआ। भारती पर नजर पड़ी तो कुछ पल को रुका, फिर किसी ख्याल से कुछ कहते कहते रुक गया और सख्ती से होंठ भींची अलमारी की तरफ बढ़ा, कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। निकला तो उसके लिखते देख नसें तन उठी और सीधा उसके सर पर जा पहुंचा। कुछ देर के लिए छोड़ सकती हो ये फालतू काम? जी। वो परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगी। मेरे कहने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज वो गरज कर बोला। कौन सी बात? वो तो भूल चुकी थी। रात क्या कहा था मैंने तुमसे कि तैयार रहना, दोस्त के घर लंच पर जाना है, मगर तुम्हें इन निकम्मे कामों से फुर्सत मिले तो ही पति की तरफ ध्यान दो ना। मेरी बात से ज़्यादा लिखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सुरेश ने ना जाने क्यों इतने गुस्से में था। ओह सॉरी, मैं भूल गई, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल गया। अगर आप रुकिए, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। भारती को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो तेज़ी से उठने लगी। रात पहली बार सुरेश ने उसे साथ चलने का कहा था, तब वो खुशी से वक्त पर तैयार होने का कह गई थी, मगर सुबह तक भूल गई। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तुम अपना शौक पूरा करो। सुरेश कठोरता से कहता चला गया, जबकि बहुत देर तक वो खुद को कोसती रही। मोहिनी जी दोनों की इन सभी बातों को अच्छे से नोटिस करती रही, लेकिन उन्होंने दोनों को वक्त देने का सोचा। उन्हें मालूम था सुरेश को किन हालातों में मनाया था। उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन एक न एक दिन दोनों अपना रिश्ता संभाल लेंगे। और कुछ दिन गुजरे। सुरेश ने दोबारा उससे बात नहीं की। वो भी सुरेश का व्यवहार देखकर खुद से पहल ना करती, बल्कि उसके बोलने के इंतजार में थी। सुरेश अब भी उसे लिखते देखता तो कठोरता से चिढ़ उठता, लेकिन क्यों, यह भारती नहीं जानती थी, मगर रश्मि अच्छी तरह जानती थी। सुरेश का ये व्यवहार और कठोरता रश्मि को मजा दे रहा था। उसकी ज्यादातर यही कोशिश रहती, जब सुरेश घर पर हो तब भारती काम ना कर रही हो, न घरेलू महफिल में शामिल हो। आज भी वो जब भारती सब्जी के बाद रोटियां पका रही थी, रश्मि सुरेश के आने का समय देखकर सीधी उसके पास किचन में दौड़ी चली आई। भारती, तुम थक गई होगी, सुबह से काम कर रही हो, तुम आराम करो, मैं बना लेती हूँ। भरपूर प्यार लुटाते हुए बोली। नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। भाभी कहती हो और बात भी नहीं मानती हो। रश्मि ने बड़े मान से कहा तो वो ना चाहते हुए भी कमरे में चली गई। इधर कुछ ही देर बाद सुरेश आ गया। गर्मी की शिद्दत और प्यास को कम करने वो हमेशा ही किचन की तरफ आया। जब नजर रश्मि पर पड़ी तो उसे आता देखकर कमर पकड़े माथे पर पसीने को साफ करने लगी थी। क्या बात है भाभी, लगता है बहुत ज्यादा थक गई हैं। हाँ, बस आज कुछ काम ज्यादा था तो आप भारती से कह देती, रोटियां बना लेती। अरे नहीं, वो लिख रही थी, मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। साफ झूठ बोल गई। इस वक्त कहाँ है भारती? वो झूठ को सच समझकर तैश में आ गया और रश्मि दिल ही दिल में खुशी होती, लेकिन चेहरे पर गंभीरता लाते हुए बोली, पता नहीं, मम्मी के पास देखो, ये शायद अपने कमरे में होगी। सुरेश कुछ नहीं बोला। पानी पीने के बाद चुपचाप मम्मी की तरफ गया, मगर यहाँ भी वो नहीं थी। फिर वो अपने कमरे में आया, जहाँ भारती पेजेस संभालती नजर आई। आ गए आप? वो उसे देखते ही बोली। आ गया हूँ, तभी तो यहाँ खड़ा हूँ, और तुम प्लीज किसी समय तो बाहर निकला करो, सबसे बातें किया करो, घर के कामों में दिलचस्पी लो। उस दिन भी मालती बुआ कह रही थी कि उनके आने पर तुम उनके पास नहीं बैठी, अपने नॉवल में ही डूबी मत रहो। वो तल्खी से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि भारती हक्का बक्का खड़ी रह गई। वो सोच रही थी मालती बुआ ने ऐसा क्यों कहा, जबकि वो तो सारा वक्त उनके पास बैठी रही थी। ये सब बातें वो काफी देर तक सोचती रही। रात को खाना खाने के बाद सुरेश बैकग्राउंड से टेक लगाए चैनल सर्चिंग कर रहा था। तभी भारती मम्मी की तरफ से होकर बेड के दूसरी छोर पर ढेरों रजिस्टर और पेजेस फैलाए अपने नोवेल को पूरा करने के बाद उसे भेजने के लिए तैयार कर रही थी। इस बेकार फालतू काम से तुम्हें क्या फायदा मिलता है? बेकार में समय की बर्बादी। छोड़ क्यों नहीं देती लिखना?
सुरेश काफी देर सोचने के बाद उससे बोला और भारती ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लिखना मेरा शौक है, वो धीरे से बोली। शौक नहीं, वक्त की बर्बादी कहो। जिससे फायदा ना हो वो शौक या हुनर बेकार है। शादी के बाद औरत के लिए घरेलू जिम्मेदारी ही निभाना असली शौक होना चाहिए। जितना लिख चुकी हो वो काफी है, अब और नहीं, वो कठोरता से कहता उसे हैरान परेशान कर गया। कल तक तो वो भारती से उसके बारे में ना पूछता था ना बात करता था, और आज डायरेक्ट लिखने से मना कर दिया। आखिर क्यों? मैं मम्मी से पूछकर ही शादी के बाद लिख रही हूँ, उनकी भी ख्वाहिश है। और वो आज पहली बार उससे बहस कर रही थी अपनी ख्वाहिश, शौक और खुशी के लिए, मगर सुरेश उसे बीच में टोक गया। मम्मी को बीच में मत लाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो और अमल करो। माना कि तुम अफसानवी दुनिया में रहती हो, लेकिन हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकती। इन सबको डिब्बे में डालो और बंद करो। आज से तुम्हारा लिखना बंद। मैं तुम्हारा पति हूँ, अब तुम्हें मम्मी की नहीं मेरी मर्जी से और ख्वाहिश पर चलना होगा। और आगे से तुम नहीं लिखोगी, ये मेरा आदेश है। कहते ही वह उठा और उसके सामने फैले सारे रजिस्टर और कागज समेटते अपने लॉकर में रख दिए और चाबी मेज पर डालकर कमरे से निकल गया। आज भारती के सामने आदेश तो उसके पति ने सुनाया था, मगर लफ्ज कहने के अंदाज और ख्वाहिश उसके नहीं बल्कि रश्मि के थे, जिसने अपनी चाल चलते हुए अब दोनों के दरमियान फासले बढ़ाने का प्लान बना रखा था, जो दोनों को एक दूसरे से नफरत पैदा करने के लिए काफी था। कल ही वो सुरेश से कह रही थी, मैंने खुद देखा है ऐसी लड़कियों को जिन्हें अपना नाम, अपनी पहचान पति से ज्यादा प्यारी होती है। औरत सिर्फ घरदारी के लिए होती है सुरेश। नौकरी करना, लिखना लिखाना औरत को अपनी और पति की जिम्मेदारी से बेखबर कर देता है। जो औरत पति और घर पर ध्यान नहीं देती वो औरत के नाम पर धब्बा है। हकीकत और अफसाने में बहुत फर्क होता है। भारती का शौक हकीकत में अफसाना है, वक्त की बर्बादी और अपना नाम, पहचान पति के बराबर करना है। तुम उसे समझाओ, जितना लिख चुकी है वो काफी है उसके लिए। अब तुम्हारी और घर की जिम्मेदारी उसको संभालनी चाहिए। वो तुम्हारे नाम से जानी जाए, ना कि अपना नाम बनाने के चक्कर में घर को भूल जाए। और इस मामले में सुरेश भी उन मर्दों और पतियों जैसा ही निकला जो औरत को हमेशा घर में देखने और हर वक्त घर के कामों में देखने के आदी होते हैं। रश्मि का कहना और सुरेश का गुस्से में भर आना उनके रिश्ते में पहले से मौजूद झिझक और दूरी को हवा देने में कामयाब ठहरा। सुरेश के व्यवहार और बातों से भारती का दिल भर आया था। कल उसे अपना नॉवल हर हाल में भेजना था, तो अब सुरेश ने लॉकर में था। कितनी देर तक वो रोती रही, किसी से कुछ ना कहा। कठोर पति का ये रूप जो वो अपनी कहानियों में अक्सर बयान करती रहती थी, आज खुद उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत दुखदायी था। एक छोटी सी बाध्यता भारती के लिए उस मार धार से कई गुना ज्यादा थी जो पति पत्नी पर करता है। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। वो बिल्कुल चुप थी, सुरेश से दोबारा बात नहीं की, ना सुरेश कुछ बोला। हालांकि अपनी इस हरकत से वो भारती से आंख ना मिला सका। शैली भारती के बहुत करीब थी, मगर वो शैली से कुछ भी ना कह सकी। मम्मी से इसलिए नहीं कहा कि वो सुरेश से पूछेंगी और फिर सुरेश भारती से पूछेगा, सो वो चुप ही रही। लेकिन दूसरी तरफ रश्मि के लिए चुप रहना मुश्किल नहीं था, ना ही मुमकिन था। क्या बात है भारती, इस बार तुम्हारा नॉवल नहीं आया? सब कुछ जानते हुए भी वो उसे टोकने के से बाज ना आई। बस भाभी, इस महीने मैंने भेजी नहीं। सच्चाई नहीं बताई, लेकिन जब ही रश्मि के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट उभरी। अरे क्यों? बस भाभी, अब ज्यादा वक्त नहीं मिलता लिखने के लिए। सोचती हूँ लिखना ही छोड़ दूँ। जितना लिखना था लिख लिया। वो नादान सी कह गई। अरे पगली, यूं ना कहो, ये तो ईश्वर की देन है। वक्त नहीं मिलता से क्या मतलब? जबरदस्ती वक्त निकाल कर लिखो और खूब लिखो। रश्मि मक्काराना लहजे में बोली। ठीक कोशिश करूंगी। भारती नरमी से जवाब देती वहां से हट गई और सोचने लगी कि सभी मेरी तारीफ करते हैं, मेरे फन की कद्र करते हैं, और एक सुरेश हैं जिन्होंने जबरदस्ती मुझसे मेरा फन छीनने की कोशिश करते हुए ऐसा हुक्म सुनाया था कि चाहते हुए भी मैं उनके खिलाफ नहीं कह सकती थी। ना जाने क्यों उन्हें मेरा लिखना पसंद नहीं। वक्त रफ्तार पकड़े गुजर रहा। वो बड़ी समीक्षाएं पढ़ती तो पाठक बड़ी शिद्दत से उसकी कमी का इजहार करते और वो बस दिल महसूस कर रह जाती। भाभी, मुझे पता है आपने नॉवल लिखना क्यों छोड़ दिया है। शैली ने उसके पास बैठते हुए कहा। अच्छा, बताओ क्यों छोड़ दी है? वो मुस्कुरा कर बोली। इसलिए कि सुरेश भैया ने आपको लिखने से मना किया है और आप चाहने के बावजूद अपनी ख्वाहिश को दिल में दबाए ना लिखने का फैसला कर चुकी हैं। क्या भैया के लिए आपकी ख्वाहिश और शौक की कोई अहमियत नहीं है? वो बताकर पूछ बैठी। तुम कैसे जानती हो ये सब? भारती हैरान रह गई। मैंने रश्मि भाभी की बातें सुनी हैं। वो फ़ोन पर अपनी बहन से कह रही थी कि उन्होंने सुरेश के द्वारा आपसे आपका शौक छीन लिया है, क्योंकि वो आपको खुश नहीं देखना चाहती हैं। शैली ने शॉर्ट में मगर बहुत संभल कर उसे बताया, और भारती के अंदर तो जैसे धमाके पर धमाके हो रही थी। वो हैरान और परेशान रश्मि की बातों पर दंग थी। ऐसा क्यों? उनकी मुझसे क्या दुश्मनी है? वो आपको भैया के साथ खुश नहीं देखना चाहती। मम्मी को पहले भी शक था, क्योंकि वो अपनी बहन को भैया के लिए ब्याहना चाहती थी और मम्मी ने आपको पसंद किया। और शैली,
क्या ये भी सच है कि सुरेश पहले किसी से मोहब्बत करते थे मगर अपनी मोहब्बत हासिल न कर सके? वो अविश्वास से पूछ गई। ये सच है भाभी, मगर ये बात 8 साल पुरानी है। आपसे उनकी शादी के बाद मम्मी और हम सब ने महसूस किया था कि वो बदलने लगे हैं। मगर हो सकता है रश्मि भाभी ने इस बात को लेकर आपसे या भैया से कुछ कहा हो। वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन सुरेश को कौन समझाए? फिर भारती को एकदम ही ख्याल आया, शैली तुम ऐसा करो कि मेरे लिए कागज़ और कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने कमरे में रखो। मैं कहानी लिखना चाहती हूँ, अपनी और सुरेश की गलतफहमी दूर करने के लिए। और प्लीज़ इस बात की खबर रश्मि भाभी या सुरेश को नहीं होनी चाहिए। एकदम वो फैसला करती उससे बोली, आप बेफिक्र हो जाइए भाभी। शैली ने उसे यकीन दिलाया। फिर क्या था, जहाँ एक काम से फ्री होती शैली के कमरे में जाकर कहानी लिखने लगती। शुरू से अब तक की एक एक बात लिखी कहानी पूरी तो हुई, उसने शैली को पढ़वाई। कहानी तो ज़बरदस्त है भाभी, लेकिन क्या आपको यकीन है कि रियल में भी इसकी एंडिंग ऐसी ही हैप्पी एंडिंग होगी? विश्वास है मुझे मेरे दाता पर और खुद पर। भारती ठोस लहजे में बोली, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, बल्कि ये तो भगवान की तरफ से खूबसूरत तोहफा है। ये एक नेचुरल फीचर्स है। जो चीज़ अच्छी लगे उसे अपना लो, जिस इंसान से हो जाए उसकी तमन्ना करो, लेकिन उसमें नाकामी का मतलब ये नहीं कि उसी मोहब्बत को उम्र भर का रोग बना लिया जाए। सारी सच्चाई से पर्दा उठाने के बाद भारती को सुरेश से कोई गिला नहीं था। काजल उसकी मोहब्बत थी, लेकिन काजल के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। छोटी उम्र में उस वक्त सुरेश भी 22 साल का था और पढ़ रहा था। सुरेश के कहने पर भी उसके घर वालों ने उसका रिश्ता ले जाना सही नहीं समझा और यूं उसकी मोहब्बत काजल किसी और की हो गई। फिर 30 साल की उम्र में उसकी शादी भारती से हो गई। इस शादी के लिए वो राजी ना था, मगर माँ की खातिर मान गया। फिर रश्मि भाभी के चाल को ना समझते हुए उनकी बातों में आ गया और फिर सब बिगड़ता चला गया। दोनों के बीच बातचीत ना होने के बराबर थी। मम्मी को इस बारे में पता तो था, लेकिन उन्होंने समय पर डाल दिया था। भारती भाभी, नोबल आ गया है, ये ले। सुबह सुबह शैली नोबल हाथ में लिए उसके सामने थी और साथ ही पूछने लगी, अब क्या करेगी भाभी? 1 हफ्ते बाद मम्मी के यहाँ जाऊंगी। वो कुछ सोचते हुए बोली, वो क्यों? ताकि सुरेश आराम से नोवेल पढ़ सके, सारी सच्चाई उनके सामने हो, रश्मि की असलियत जाने। शैली, मेरे जाने के बाद ये नोवेल सुरेश को दे देना। वो बहुत गंभीरता से बोली। भाभी आप बेफिक्र रहें। शैली ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें तसल्ली दी। फिर जब सुरेश ऑफिस से आया तो भारती ने उसे घर ले जाने को कहा। सुरेश थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे छोड़ आया। वो जैसे ही वापस आया तो रवि के कमरे के सामने से गुजरने लगा। अंदर से आती आवाज़ों पर उसके कान खड़े हुए, कदम खुद ब खुद रुक गए। रश्मि अपनी बहन लिली को अपनी चालों के किस्से खूब मजा ले लेकर सुना रही थी, शुरू से आखिर तक। भारती और सुरेश को एक दूसरे से दूर करने की बातें, मालती बुआ के बारे में झूठ, भारती का शौक उसका फन नॉवल लॉकर में बंद करने का किस्सा। रश्मि तंज़ी अंदाज में कहती हंस रही थी और बाहर खड़े सुरेश का खून खौल रहा था। सारी हरकतें एक के बाद एक उस पर खुल चुकी थी। जब नियंत्रण का बंधन हाथ से छूटा तो धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे की तेज़ आवाज़ पर दोनों बहनें बौखलाकर उसे देखने लगी। वो तंज़ी अंदाज में तालियां बजाता रश्मि को शर्मिंदगी की गहराइयों में उतारने लगा। बहुत खूब, क्या कहने, क्या कमाल की अदाकारा हैं आप भाभी, वाह भाई। वो बस इतना ही कह सकी। हाँ, मैं अब तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया कि घर कैसे उजाड़े जाते हैं। एक तरफ मुझे और दूसरी तरफ भारती को मुझसे नफरत दिलाई और मैं बेवकूफ़ अपने दिल के बजाय आपकी बातों पर विश्वास करता रहा। भारती पर पाबंदी लगाई और उसे दुख दिया। वो बेचारी आपकी चाल का शिकार एक शब्द भी ना बोल सकी। आज अगर मैं ये सब सुन ना लेता तो जाने अब आगे क्या खेल खेलती। रिश्ते तो आसमान पर बनते हैं, आपने ये क्यों नहीं जाना? मुझे अफसोस रहेगा कि मैं आपकी चाल का शिकार हुआ। आपकी हर बात को सच मानता रहा, लेकिन अब आप पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। क्या मिला आपको ये सब करके? मेरी नज़रों से गई भारती को पता चलेगा, उसकी नज़रों में गिर जाओगी, पूरे परिवार की नज़रों में गिर जाओगी। सुरेश ने उसे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और छोड़ता भी क्यों? वो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। उसका परिवार बसने से पहले ही उजाड़ रही थी। रश्मि अपना सा मुंह लेकर रह गई। सुरेश अपने कमरे में चला आया। भैया, ये आपके लिए। शैली ने उसे नॉवल थमाया। ये किस लिए? उसने धीरे से पूछा। ये भाभी सिर्फ आपके लिए देकर गई हैं, वो कहकर तुरंत चली गई। उसने नॉवल खोला। भारती सचदेव का नॉवल दिल नहीं मानता छपा था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने नॉवल पढ़ना शुरू किया और फिर जैसे तैसे पढ़ता गया। भारती के ख्यालात तो जज्बात से आगाह होता गया। हकीकत तो वो अब खुद भी जान चुका था, तो अब बड़ी दिलचस्पी के साथ भारती के लिखे गए शिकवे शिकायतों को पढ़ता गया। उसकी झिझक जानी, जिसे वो हमेशा अफसानवी दुनिया की प्राणी समझता रहा था। वो उससे बात करने में झिझक महसूस करती कि वो उसकी ज़िंदगी में दूसरी लड़की की हैसियत से शामिल हुई थी। इसीलिए सुरेश उसे
ऐसा व्यवहार करती हैं और फिर ऐसे दूरियां बढ़ती गई। वो अपने एहसास में कितनी नाजुक और स्वाभिमानी थी और उसको सुरेश से दूर करने में रश्मि भाभी की साजिश। भाभी का पढ़ते ही उसे गुस्सा आया। सुरेश के दिल की सारी गिरह खुलती चली गई। रश्मि के कहने पर जब उसने भारती को लिखने से मना किया था तब वो दिल ही दिल में शर्मिंदा था और उससे नज़र मिलाने में झिझकता था। अब जबकि सारी सच्चाई जान चुका था तो दिल की बात मानने में पल भर ना लगा। भारती, तुम काजल की परछाई तक को मेरे दिलो दिमाग से मिटा चुकी हो। अब मैं अपनी सच्चाई और मोहब्बत से तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा और तुम्हें अपना कहा निभाते हुए मुझे मायूस नहीं करोगी। तुमने मुझसे वफा चाही है जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा। इस सोच और इरादे के साथ उसने उसे मनाने की एक योजना बनाई। अब सारे फासले मिटाकर मोहब्बत को संग करना था। भारती के संग जीना था, अपने पास्ट को भुलाकर पूरी शिद्दत से उसकी तरफ बढ़ना था। उसे सारी खुशियां देनी थी जिनकी वो हकदार है और अपने अधिकार भी उससे पाने थे। वो सोचता हुआ मंद मंद मुस्कुराने लगा। आज उसे काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। जीवन की एक बड़ी गुत्थी सुलझ चुकी थी। अब उसे भारती के संग बिताए सभी पल याद आने लगे। पल कुछ अच्छे नहीं थे, उसमें भारती की झिझक और उसके कठोर व्यवहार की याद आने लगी। लेकिन जब वो उसे अपनी शादी की पहली रात पर शर्मिंदगी इसीलिए महसूस हो रही थी कि उसने भारती में काजल को पाया था, जबकि भारती उसकी असल हकदार थी। अब उसका हक, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके जज्बात सिर्फ और सिर्फ भारती के थे, अपनी धर्म पत्नी के थे। आज वो बहुत सालों बाद सुकून की नींद सो रहा था। रश्मि की असलियत बाकी घर वालों को भी पता चल चुकी थी। सब हैरान परेशान थे कि उनकी नाक के नीचे वो क्या खेल खेलती रही और उन्हें कानों कान खबर तक ना हुई। रवि ने तो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने तक का फैसला कर लिया, मगर मम्मी ने ऐसा नहीं होने दिया। रश्मि ने सबसे माफ़ी मांगी। एक हफ्ते बाद सुरेश भारती को घर से ले आया, मगर उसे कुछ बताया नहीं। लेकिन शैली ने उसकी गैर मौजूदगी में होने वाली सारी बातें उसे बता दी। दिन गुजरते रहे, एक महीना ऐसे ही गुजर गया। भारती हद से ज़्यादा उदास थी। सुरेश की बेपरवाही अब भी बेकरार थी। रात में वो सारे कामों से फ्री होकर सोने लगे तो बराबर में सोया सुरेश थोड़ा उठा और उसके कान के पास धीमे स्वर में आवाज़ दी, भारती। दूसरी तरफ नाराज़गी और बेचारगी थी, सो कोई जवाब नहीं मिला। नाराज़ हो? वो मुस्कुराकर भारती ने करवट बदलकर आंखों पर हाथ रख लिया कि कहीं रो ना दे। आई एम सॉरी माई डियर वाइफ। सुरेश ने उसको हाथों को अपनी आंखों से हटाते हुए कहा तो वो झट से उठी मगर कुछ ना बोली। कुछ तो बोलो, किले शिकवे करो, रूठो, मनवाओ, गुस्सा दिखाओ। नोवेल लिखने से मैंने रोका, ज़बरदस्ती पाबंदी लगाई। मुझे कुछ तो बोलो। अब वो अब भी खामोश थी, या यूं कह लीजिए कि यकीन करने की कोशिश कर रही थी। यार, सिर्फ कलम के जोर पर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना जानती हो, मुँह से कुछ बोलना नहीं जानती हो। सुरेश को उसकी लगातार बढ़ रही खामोशी से चिढ़ होने लगी। क्या बोलूं, यही कि आपकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अपनी पुरानी नाकाम मोहब्बत के खेल में कैद है और मुझसे इतने खिन्न हैं कि बहुत आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। वो दबे लफ्ज़ों में बोली, हकीकत ये नहीं है भारती। तो फिर हकीकत क्या है? उसने सवाल नज़रों से देखते हुए पूछा। तब सुरेश ने शादी के बाद की सारी कहानी उसे सुनाई। काजल कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी, मगर अब नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में खुशी से गुजार रही है और मैं भी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे संग खुशी से गुजारना चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ भारती, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। झूठ है सब, वो दबे लहजे में चिल्लाई। अच्छा, अगर ये झूठ है तो तुम सच साबित करो, वो प्यार से बोला। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो पहले इकरार कर लेते, ना मुझे मेरे शौक से रोकते और ना पाबंदी लगाते। इन दिनों में किस दुख से गुजरी हूँ आप कभी जान ही नहीं सकती। वो फट पड़ी, और जो मुझ पर गुजरी वो तुम नहीं जान सकती। सच तो है, फिर आप साबित कीजिए सुरेश। तुमने नॉवल में लिखा था कि अगर मैं तुम्हारी तरफ मोहब्बत की सारी सच्चाई सहित बढ़ा तो तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। फिर अब क्यों पीछे हट रही हो? वफा चाहती हो तो वफा निभाने का मौका भी तो दो। वो बेहद जज्बे से कहता उसके करीब गया। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो नर्म पड़ती आंखों में आंसू ले आई। जानता हूँ, लेकिन अब मैं ही तुम्हारे हर गम की भरपाई भी करूँगा। उसके आंसू साफ करता वो कहते हुए उठा और इस महीने का नॉवल लॉकर से निकाल लाया। ये लो, उसकी तरफ बढ़ाया। भारती ने खोल कर देखा तो उसका नॉवल छपा था, वही नॉवल जिसे वो भेज रही थी और सुरेश ने उससे लेकर लॉकर में रख दिया था। उसे हैरानी से सुरेश को देखा। हाँ, ये नॉवल, इसी नॉवल से मैंने तुम पर रोक लगाई और फिर तुम्हारी खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर इस नॉवल को अपनी और तुम्हारी मोहब्बत का दूध भी बनाया। सारी हकीकत को जानने के बाद माफ़ी के तौर पर इसको छपने भेजा। इसीलिए इजहार मोहब्बत में 1 महीना लग गया। अब तुम चाहो मुझे माफ़ करो या ना करो, मगर मैं दिल से वफा निभाने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ। क्या तुम वफा की इस राह में मेरा साथ दोगी? सुरेश ने प्यार से कहते हुए उसके सामने अपना हाथ फैलाया। भारती ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसके नाम का जहाँ आबाद था।
उसने एक पल के देरी किए बिना अपना हाथ उसके मजबूत हाथों में दिया। फिर इंतज़ार कैसा, उसके कहते ही सुरेश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हाँ, इस उम्मीद के साथ कि हम कभी अपनी ज़िंदगी में किसी रश्मि को नहीं आने देंगे। हाँ, मगर मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ। क्यों? इसीलिए कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने लिखना नहीं छोड़ा और हज़ारों चाहने वालों के सामने वफ़ा का इकरार कर लिया। सुरेश के लहजे में शोक की वो शरारत थी जो भारती के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। आपको पाने के लिए ज़रूरी था, वो उसके सीने से लगी शर्मीले लहजे में बोली। और आगे के लिए क्या इरादा है, लिखोगी या? सुरेश ने मुस्कुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। मम्मी की ख्वाहिश है कि मैं सारी उम्र लिखूं। और तुम्हारी? मैं भी यही चाहता हूँ। और आप? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे मम्मी की हर ख्वाहिश अब मुझे दिल से प्यारी है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पर तुम मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी ज़िंदगी बदल गई। रियली आई लव यू सो मच भारती। अब मैं सिर्फ तुम्हें पाकर सब कुछ भूल गया हूँ, अपना पास्ट, यहाँ तक कि खुद को भी। और अब मुझे मोहब्बत की सफ़ा को निभाना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे संग। दिल में भगवान का शुक्र किया। अब खामोशी से एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहे थे। दोनों अपनी मोहब्बत का एहसास एक दूसरे को करवा रहे थे। उनके ज़िंदगी से दुखों का मौसम बीत चुका था। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ बहारों का स्वागत करना था। सुरेश ने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑफ किया और दोनों के प्यार की कहानी की शुरुआत हो गई। समाप्त। तो ये थी सुरेश भारती के प्यार की कहानी। दिल नहीं मानता, आखिर मान ही गया। उसे तो मानना ही था। आगे मोहब्बत की जीत हुई, एक पति पत्नी के प्यार की जीत हुई। याद रखें, रश्मि जैसी औरतें परिवारों में अक्सर पाई जाती हैं, इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब ना करें। निग इतनी स्ट्रांग रखें कि किसी तीसरे के आने की राई के दाने के बराबर भी गुंजाइश ना हो। आजकल घर टूटने का सबसे बड़ा कारण किसी तीसरे का बीच में आना ही है, इसीलिए कोशिश करें कि वो तीसरा ही बीच में ना आ पाए। सब खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ जीवन जिए, यही प्रार्थना है हमारी। मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।